हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल है स्टॉप स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो हर साल अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है दिल्ली में, आप जानते हो कि यहाँ पे इस टाइम पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसके पीछे का एक रीज़न स्टबल बर्निंग को माना जाता है। उसी के रिगार्डिंग देखेंगे क्या रीजंस हैं, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। हर साल कुछ ना कुछ सोल्यूशंस प्रपोज किए जाते हैं, यही बात राइटर भी कर रहे हैं, और कैसे इसको चेंज किया जा सकता है उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसी तरह से दूसरा मुद्दा है ऑनलाइन गेमिंग से रिगार्डिंग। देखिए, मैंने आपसे याद 2-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में थोड़ा इसके रिगार्डिंग बैन हुआ है, तो थोड़ा देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन गेमिंग का क्या मुद्दा रहता है। एंड थर्डली, इंडिया ताइवान का क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से चेंजेस आए हैं इसके अंदर, हम इस रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग राइटर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले मुद्दे से कि ये जो स्टेबल बर्निंग का मुद्दा है नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली हमें देखने को मिलता है, इसको कैसे हम सस्टेनेबली एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस कॉम्पोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, जस्ट एक बिगिनिंग की तरह राइटर बता रहे हैं कि हर साल ये हमें देखने को मिलता है, मानसून जैसे ही पीछे हटता है कहीं ना कहीं हम एक विंटर की तरफ मूव कर जाते हैं, और यहाँ पर विंटर में हमें स्मॉग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। एंड अलग अलग देखो आर्टिकल्स भी, यही राइटर ही बोल रहे हैं कि अलग अलग आर्टिकल्स हमें आने लग जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जहाँ पर बोला जाता है कि इसके पीछे का कारण स्टेबल बर्निंग है, इतने परसेंट कंट्रीब्यूशन स्टेबल बर्निंग से हुआ। ये हर साल का सिचुएशन है, कोई इसमें नया चेंज नहीं है। इसमें साथ ही हमें बहुत सारी इमेजेस देखने को मिल जाती हैं सैटेलाइट्स के बेसिस के ऊपर कि दिल्ली के आसपास पूरा एक तरह से कोहरे का कोहरा जम चुका है, राइट। तो ये एक इंडिया के लिए मेजर एक चैलेंज बन के आ चुका है। यहाँ पर देखो, अगर बात करें इसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें कि कैसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुई, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि 1960-70s में, आप जानते हो, जब थोड़ी फूड क्राइसिस इंडिया में भी चल रहा था, हम पब्लिक लॉ 480 के थ्रू यूएस से वीट को इंपोर्ट करवा रहे थे, तब हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक तरह से जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी थी उसके ऊपर वर्क किया गया। और इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा किसको मिला, या फिर मैं बोलूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ, मेजरली पंजाब, हरियाणा एंड जो वेस्टर्न यूपी है, उनके किसानों तक सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका पहुंचा और इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। साथ ही साथ हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी देखने को मिला कि अगर फार्मर अपने इनपुट्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अच्छी एक वापस रिटर्न भी मिलना चाहिए, गारंटेड बायर, गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको परचेज करेंगे वापस, ठीक है, आपका जो भी फसल होगी। एंड साथ ही साथ HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हमें वीट एंड राइस के देखने को मिले। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इस पर्टिकुलर एरिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर हमें वीट, राइस, यही सारी चीज़ें मेजरली देखने को मिली। एक तरह की डुओपोली हो गई है, मतलब ना कि हमें क्रॉप डुओपोली हो गई इस सेंस में। और इन्होंने जो पहले यहाँ पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, सब प्लांटिंग का मीनिंग यही होता है कि अब उसकी जगह ले ली है, डाइवर्सिटी की जगह अब राइस और वीट ने ले ली है। इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसीज रही, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ तरह की सब्सिडीज, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी, आसानी से क्रेडिट अवेलेबिलिटी, राइट। और इन्हीं सभी चीज़ों ने क्या किया, इसी को राइस वीट को सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दिया। अब पर इससे कुछ इश्यूज भी आए, जैसे कि वाटर टेबल डिप्लीशन हुआ। देखो, समझने की कोशिश करो, हमारा ना कंट्री अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बना बटा हुआ है, ठीक है ना। हर जगह के ऊपर किस तरह की फसल होनी चाहिए ये हमें पता है। और जो पंजाब का रीजन है ना, पंजाब का रीजन राइस ग्रो करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर राइस ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है, बट फिर भी ये सारी स्ट्रेटेजीज के थ्रू हुआ क्या, पंजाब इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आई मीन स्टेट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ राइस प्रोडक्शन होती है। अब देखो, अगर आप कहीं ना कहीं वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट जाके वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करोगे, तो उससे ये सारे इश्यूज डेफिनेटली आएंगे कि वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे दी तो अब जितना मर्जी नीचे से पानी निकालते रहो। पेस्टिसाइड की सब्सिडी दी है, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप जानते हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की रेशो क्या होनी चाहिए, 4:2:1। पर हमने क्या किया, फर्टिलाइजर को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि ये रेशो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है, पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इवन देखो, ये जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनके एक्सेसिव यूज़ की वजह से
वहाँ पर लोगों को बहुत सारे इश्यूज भी फेस करने को मिल रहे हैं, डिजीजेस बहुत सारी नई नई आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो एग्रीकल्चर जो था हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, उसने डेफिनेटली ये काम तो किया है कि आज के हमारे टाइम पे बफर स्टॉक्स हैं हमारे गोडाउन्स के अंदर, ठीक है। आप कई कई सालों का तक का देख सकते हो, हमारे चावल, वीट, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पर ये सारे मेजर इश्यूज भी तो यहाँ पे क्रॉप अप हो गए हैं, ठीक है। छोटे फार्म्स को भी डेफिनेटली लार्जर हैंड होल्डिंग्स में, हमने लैंड होल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बात तो चलो ठीक है। बट अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अब देखो, हुआ क्या एक चीज़ कि अब जो हमारा खरीफ सीजन होता है, जो हमारा खरीफ सीजन है, ये चलता है अप्रॉक्सीमेटली जून से अक्टूबर तक, ठीक है। थोड़े बहुत 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं जनरली, बट अदरवाइज ये नॉर्मली डेज रहते हैं। राबी का चलता है, ये अक्टूबर से मार्च का चलता है। तो कहने का पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपने खरीफ की फसल को हार्वेस्ट किया, जैसे उसकी फसल काटी, उसके बाद बस 15 से 20 दिन ही मिलते हैं आपको राबी की फसल को ग्रो करने के लिए। तो सबसे सस्ता, सबसे, या फिर कह लो सबसे तेज तरीका क्या हो गया? सबसे तेज तरीका तो यही है ना कि जो खरीफ की फसल काटी, यानी मान लीजिए राइस काटा, तो जो बाकी चीजें थी उस स्टबल को क्या कर दिया? जला दिया, ठीक है। थोड़ा सा जो नीचे वाला पार्ट रह जाता ना, उसको जला दिया ताकि आसानी से उसको क्लियर कर दे एंड वहां पर क्विकली राबी की जो फसल है उसको उगाया जा पाए। तो ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं बने हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ें स्टेबल बर्निंग होती है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इवन आप बिहार, वेस्ट बंगाल तक तक भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट इसका देख सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना था, एनसीआर रीजन के अंदर इस चीज़ को जो इशू बन रहा है कहीं ना कहीं पोल्यूशन का, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? हमने क्रिमिनलाइजेशन कर दिया। कैसे? कि अगर कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा गया या फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके अगेंस्ट हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। पर फिर भी देखो, राइटर क्या बात कर रहे हैं कि ऐसे स्टेप्स लेने के बाद भी हमें कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस तो मिले नहीं, ठीक है। आज भी सिचुएशन वैसी ही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ एक्स सीटू, इन सीटू सोल्यूशंस भी प्रपोज किए हुए हैं। जैसे कि देखो, पहले तो समझो इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस में, कि जहां पर वो चीज़ हो रही है वहीं पर अगर हो। तो ओरिजिनल जगह पे कौन कौन से सोल्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ प्रपोज किए गए हैं? पहला है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर में क्या है? देखो, ये जैसे एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक तरह की मशीन लगा दी। अब ये मशीन क्या करेगी? ये जो चावल का, जो राइस के स्ट्रॉ थे, उसको कट करेगी और उसको साथ साथ लिफ्ट कर लेगी, ठीक है। और जो हमारा फिर जो नेक्स्ट क्रॉप थी, दैट इज मान लीजिए वीट है, उस वीट को सॉइल के अंदर सो भी कर देगी, ठीक है ना। और ये जो कहीं ना कहीं जो राइस का जो स्ट्रॉ था, जो कट किया, लिफ्ट किया उसको, वो इस जो हमने चावल उगाया, सॉरी वीट उगाया, तो वीट के ऊपर मल्च की तरह उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मल्च का मतलब एक तरह से ना, जैसे मान लो कि डेड लीव्स होते हैं, ताकि जो प्लांट हो प्रोटेक्ट रहे, उसके रूट्स प्रोटेक्ट रहे, क्वालिटी ऑफ सॉइल इससे इंप्रूव होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिंपल पॉइंट ये है कि एक ट्रैक्टर के साथ एक मशीन लगा दी। उस मशीन ने क्या किया? ये जो राइस था, जो राइस का स्ट्रॉ बच गया था, उसको थोड़ा सा काटा, उसको लिफ्ट कर लिया, फिर उसकी जगह पे क्या लगा दिया? वीट, जो नया हमें नई फसल लगानी है उसका, एंड साथ ही साथ उसको डिपॉजिट कर दिया इसके ऊपर, ताकि वो क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंप्रूव करे, ठीक है, प्लांट के बेस को प्रोटेक्ट करे, ये सारी चीज़ें। तो ये हैप्पी सीडर गवर्नमेंट की द्वारा प्रपोज किया गया। उसी तरह से बायो डिकम्पोजर भी, आपने पूसा डिकम्पोजर का नाम सुना होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, एक तरह से कह लीजिए कि जैसे हम केमिकल नहीं डालते किसी चीज के ऊपर, उसी तरह से एक ना मिक्सचर बनाया जाता है। वो मिक्सचर यहाँ पे उसका छिड़काव किया जाता है, उसको एक तरह से बोल लीजिए स्प्रे किया जाता है। और मिक्सचर जब स्प्रे कर देते हैं, तो एक तरह से अपने आप ये जो स्टबल है वो बायो डिकम्पोज कर जाता है। समझ आया पॉइंट? तो एक तरह की स्प्रेइंग की जाती है चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं ये 15-20 दिनों के अंदर ना, या 20 दिनों के अंदर मान लीजिए, जो वहाँ पे थे, उसको जो स्टबल थी उसको खुद ब खुद ये मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, ये जो पूसा बायोडिकम्पोजर या और जो बायोडिकम्पोजर होते हैं। तो ये हो गए इन सीटू सोल्यूशन। गवर्नमेंट ने कुछ एक्स सीटू भी करे हैं। इन सीटू का मतलब था ओरिजिनल प्लेस में, एक्स सीटू मतलब इन जो बाहर उसके होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप अगर स्टबल को कलेक्ट करो, जो फार्मर है स्टबल को कलेक्ट करें, ठीक है, उस स्टबल से क्या बनाएंगे? इथेनॉल। तो गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ, फार्मर्स का भी फायदा हुआ कि उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया। तो राइटर यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो इतने सारे हमने अलग अलग सोल्यूशंस बनाए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला हो, ठीक है ना। लिमिटेड सक्सेस ही मिली है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमें चेंजेस। आज भी हमें दिल्ली में ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे स्टबल की वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा ही है। करोड़ों हमने लगा दिए इस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर, चाहे हैप्पी सीडर हो, चाहे पूसा डिकम्पोजर हो, या और जो सोल्यूशंस थे, पर अभी भी हमें इस सिचुएशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है
एक इसी चीज़ को बहुत तेज़ी से चेंज करने की। किस तरह से चेंज करना? देखो, पहली बात तो ये कि हम जो मैंने आपको बताया ना एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो चावल अगर पंजाब में ग्रो नहीं हो पा रहे या उसकी सिचुएशन खराब है कि वहाँ की रिसोर्सेज, वहाँ के क्लाइमेट, वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं कर रही, तो हमें इंश्योर क्या करना चाहिए कि जो यहाँ पर जो हम चावल उगा रहे हैं इसको थोड़ा कम करें, इसको दूसरी क्रॉप्स के साथ रिप्लेस करें, जैसे कि कॉटन, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इस तरह की चीज़ों के साथ रिप्लेस किया जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एग्रो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल चीज़ें होंगी। ये जो सारे इश्यूज हमें देखने को मिले वो नहीं होंगे। हमारी वैल्यू चेन अगर पूरी चेंज कर दें तो डेफिनेटली इसके बेटरमेंट हमें देखने को मिल पाएगी और तभी हम जो मेजर रूट कॉज है उसको एड्रेस कर पाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना चाहिए? गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि फार्मर के साथ एक तरह का ट्रस्ट बनाए। देखो, फार्मर्स को ना एक तरह के प्रिपेटर की तरह नहीं, जो बेसिकली जो इनको बोलते हैं ना कि इलीगल काम कर रहे हैं, वो नहीं मानना चाहिए। उनको एज अ पार्टनर की तरह ट्रीट करो। अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो भी दो, तभी तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें हो पाए। ठीक है। साथ ही साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो इश्यूज हैं उनको एक को अलग देखें, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग नहीं, इनको साइलोस में ना देख के इनको कंबाइंड फॉर्म में देखने की जरूरत है। इंटरसेक्टोरल पॉलिसी मेकिंग, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर साथ में आके अपनी पॉलिसी मेकिंग करें। ठीक है, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये चीज़ को हम टैकल कर पाएं। तो गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है, गवर्नमेंट भी आ गया है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कुछ नेगेटिव हमें चीज़ें देखने को मिली थी उनको हम टैकल कर पाएंगे। और ये जो स्टबल बर्निंग का मुद्दा है इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस नहीं, इसको लॉन्ग टर्म के अंदर हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, उतना आसान नहीं होने वाला ये हम डायरेक्टली इस चीज़ से उस तरफ मूव करें, काफ़ी डिफिकल्ट है। तभी गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये था स्टबल बर्निंग का मुद्दा जो थोड़ा राइटर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, दैट इज ऑनलाइन गेमिंग, एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, पहले तो बात न्यूज़ में क्यों है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो बहुत सारी ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम्स होती हैं, स्पेशली गेम्स ऑफ चांस, इसको मैं समझाऊंगा क्या मीनिंग है इसका। इसको तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी और जगह पे कुछ रेगुलेशंस चल रही हैं, राइट। और देखो, बहुत सारी आपने गेम्स, सभी आप जानते भी हो इन गेम्स के बारे में, जैसे कि आप चेस वगैरह खेलते हो, ठीक है ना। कई बार लोग एमपीएल क्रिकेट या फिर जो ड्रीम इलेवन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैंटेसी स्पोर्ट होती हैं, जिसके अंदर मान लीजिए आपने एक क्रिकेट की टीम बना ली 11 बंदों की। ठीक है, उसमें अंदर आप देख सकते हो कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस के ऊपर आप इसको ऑनलाइन गेमिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आर्चरी हो गया या फिर कुछ गैम्बलिंग वाली भी आजकल चली हुई हैं, जैसे रमी गेमिंग हो गया, कार्ड्स प्लेइंग हो गया। तो बिल्कुल रैंडम एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है ना, तो ये सारी अलग अलग टाइप की गेम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। राइटर यहाँ ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ना बहुत तेजी से ये मार्केट बढ़ी है इंडिया के अंदर। और ये बात एक्चुअल में ट्रू भी है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर टीवी देखते हो, मान लीजिए कभी टाइम मिला, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं टीवी के ऊपर इन चीज़ों के रिगार्डिंग, कभी ड्रीम इलेवन, कभी एमपीएल क्रिकेट, कभी रमी गेमिंग। तो ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर हो चुकी हैं। 38% का देखो ऑन ईयर राइज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक मेजर सनराइज इंडस्ट्री ये बन चुकी है। आज के टाइम पे 400 से भी ज़्यादा गेमिंग कंपनीज इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि केपीएमजी ने बताया है। और इस टाइम इंडिया में लगभग 42 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जो कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इतनी तेज़ी से ये सेक्टर आखिर बढ़ क्यों रहा है? देखो, बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक तो इंटरनेट डेटा आजकल काफ़ी सस्ता हो चुका है। ठीक है, हर किसी के पास अनलिमिटेड प्लान्स है, एंड उसने कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का बूम लेकर आया है, और वो गेमिंग इंडस्ट्री को भी उसने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ठीक है, अब लोगों के पास देखो जो डिजिटल डिवाइड है वो थोड़ा कम हो रहा है। आजकल देखो मोबाइल सबके पास ही एक तरह से आ चुका है, डेटा भी सबके पास आ चुका है, और इन गेम्स को एक्सेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। तो ये रीज़न भी इसके पीछे बना हुआ है। साथ ही साथ लोगों की थोड़ी बहुत इनकम भी बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो होता क्या है, उनके पास जैसे टीवी या कहीं पर एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं और वो सोचते हैं नहीं इससे तो पैसा कमाएंगे हम। तो इस तरह की चीज़ें हो गया। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारी यंग पॉपुलेशन भी इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। ये सारे कहीं ना कहीं रीज़न बनते हैं जो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का एक तरह से बूम देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको देखो और समझते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री आखिर है क्या। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन गेमिंग की, तो इसके पीछे के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है ये। ठीक है ना। तो जो बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इसके रिगार्डिंग जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो इसके रिगार्डिंग लॉज बनाने होते हैं, वो स्टेट अपने हिसाब से बना सकता है। और यहाँ पर जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है
वो है बिटवीन गेम्स ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। इसको एक बार मैं जरा समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आते हैं इसके ऊपर। देखो, एक है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ चांस। समझने की कोशिश करना, वैसे तो वर्ड में ही आपको समझने को मिलेगा। देखो, एक है स्किल, एक है चांस। चांस का मतलब क्या होता है? देखो, आपने कोई चीज इनपुट करी तो उसका आउटपुट होगा। तो अगर आउटपुट प्योरली लक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि एक मैंने कॉइन टॉस किया, मान लो। अब कॉइन का टॉस का क्या, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ये मेरे या आपके स्किल के ऊपर तो बेस्ड नहीं है ना, ये तो पूरा किस्मत के ऊपर खेल के ना। तो इसको क्या मैं बोल दूंगा? इसको बोलते हैं गेम ऑफ चांस। ऑन द अदर हैंड, कुछ चीजें होती हैं गेम ऑफ स्किल। यहाँ पर आपको कुछ अपनी मेंटल एबिलिटीज, या फिर कुछ आपकी नॉलेज, कुछ आपकी ट्रेनिंग, कुछ आपकी एक्सपर्टीज, कुछ आपका एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही इसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा बहुत इसमें लक का भी फैक्टर है, बना नहीं कर रहा, पर ये फैक्टर भी होना चाहिए। ये अभी देखा ना, कॉइन हेड टॉस, यहाँ पर तो कोई मेंटल स्किल नहीं है ना, ये तो बिल्कुल लक के ऊपर बेस्ड है। जो आया वो आया, ठीक है, बट गेम ऑफ स्किल के अंदर लक भी हो सकता है कुछ परसेंटेज, बट उसके अलावा आपके मेंटल, आपके नॉलेज, आपके ट्रेनिंग, आपकी एक्सपर्टीज, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ वहां पे होना चाहिए, तभी उसको गेम ऑफ स्किल आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड कर जाएगा कि आउटपुट क्या आएगा। हो सकता है कि किसी इंसान को प्रैक्टिस ज्यादा हो, ठीक है ना, वो इन कैपेबिलिटीज को और डेवलप कर रहे एंड उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाए एंड वो गेम ऑफ स्किल को इम्पैक्ट कर पाए। जैसे कि आप चेस खेलते हो, अब चेस मैं खेलता हूँ, चेस आप खेलते हो, आंसर तो अलग अलग आएगा ना, एज इन की आपका एक्सपर्टीज लेवल अलग है, मेरा एक्सपर्टीज लेवल अलग है। कुछ इस तरह के गेम्स हो गया, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, जब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये बात कर दिया, कॉइन की बात कर दी, या फिर कोई कार्ड्स की गेम कर दी, जहां पे आपको पता ही नहीं है कार्ड्स कौन से आपको रैंडमली मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। या फिर मैं बोलता हूँ डाइस को एक रोल कर दिया, अब डाइस के कॉरस्पॉन्डिंग 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर आपका स्किल तो बिल्कुल नहीं था, ये तो पूरा चांस के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल के अंदर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लोग जो ड्रीम इलेवन या फैंटेसी जो खेलते हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। देखो, ड्रीम इलेवन में क्या होता है, हम ये थोड़ी ना प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो वो तो एक तरह से चांस का गेम बनता। पर हम क्या कर रहे हैं, हम 11 प्लेयर्स की एक टीम बना रहे हैं। इसमें इंडिया के प्लेयर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी हैं। हम उनमें से किसी को कैप्टन भी बना रहे हैं, किसी को वाइस कैप्टन भी बना रहे हैं। तो जो ये जो टीम बना रहे हो, इसके पीछे आपकी मेंटल एबिलिटीज लगी, आपने थोड़ा बंदे को देखा कि अच्छा, विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो ज्यादा स्कोर कर सकता है और मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये क्या है? ये आपकी एक्सपर्टीज, आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर, आपके ट्रेनिंग के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर वेरी कर गया ना, बिल्कुल कर गया। इसको क्या बोल देंगे? गेम ऑफ स्किल। और ये हो गया गेम ऑफ चांस। फर्क समझ आया? ठीक है। तो इंडिया में ना डिस्टिंक्शन जो लॉस के बीच में किया जाता है, वो इसी बेसिस पे किया जाता है कि क्या वो स्किल की गेम है या फिर चांस की गेम है, ठीक है। और इसमें भी जो देखा जाता है वो है डोमिनेंट एलिमेंट। देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कोई भी गेम प्योरली स्किल के ऊपर हो या प्योरली चार्ज के ऊपर हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत एलिमेंट एक दूसरे का हो सकता है, बट हम ये देखते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। क्या स्किल डोमिनेटिंग फैक्टर है तो वो गेम ऑफ स्किल हो जाएगा, चांस डोमिनेटिंग फैक्टर है तो गेम ऑफ चांस हो जाएगा। इसके साथ ही, अगर आप गेम ऑफ चांस के अंदर, चांस याद करो बिल्कुल लक के ऊपर जो था, अगर उसके बेसिस के ऊपर आप पैसा या प्रॉपर्टी को दांव पे लगाते हो, तो ये इंडिया में यहाँ पर इसको इलीगल है, ये प्रोहिबिटेड इसको किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गेम ऑफ स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो गेम ऑफ स्किल दरअसल में इलीगल नहीं है, ठीक है। आप लोग ड्रीम इलेवन ये सब खेलते हो ना, ये इलीगल नहीं है, ये परमिट किया जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट से क्या क्या रूल्स लेके आती हैं, उसके बेसिस के ऊपर फिर इसको परमिट किया जा सकता है। ये अभी तक ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है। तो जरूरत क्या है, राइटर क्या बोल रहे हैं कि हमें रेगुलेशन की जरूरत है, ठीक है। देखो, इंडिया में पूरा एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है कि किस हिसाब से ये चीज काम करेंगी, किस हिसाब से काम नहीं करेंगी। तो जरूरत है इस चीज को। साथ ही साथ जो गेमिंग सेक्टर है काफी तेजी से बढ़ रहा है, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में है, बट काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो जरूरत क्या है, कुछ लॉज हों, कुछ क्लैरिटी मिले हमें, ठीक है ना। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने अलग अलग अपने लेजिस्लेशन लगा रखे हैं, कहीं परमिटेड है कहीं नहीं है। तो मेक श्योर जरूर करने की ये बात है कि हम इसको अच्छे से रेगुलेट करें, ध्यान से इसको यूटिलाइज करें, वरना काफी खराब परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट भी डेफिनेटली हैं। देखो, अलग इकोनॉमिक ग्रोथ में भी नए नए, जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्रीम इलेवन की जैसे कंपनी है, उसने काफी सारे लोगों को इंडिया में रोजगार दिया हुआ है, ठीक है ना, एज इन की उसके अंदर बहुत सारे लोग नए नए एम्प्लॉयज काम करते हैं, इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। बट साथ में कुछ इश्यूज भी हैं। किस तरह के इश्यूज? देखो, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं इसको एडिक्शन लग जाती है, एक लत लग जाती है,
और उसके बेसिस के ऊपर क्या करने लगते हैं, वो गैम्बलिंग वगैरह जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुआ खेलने की, ठीक है ना। इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें देखो जुए तक तक ही लेके जा सकती हैं, उससे फिर फैमिलीज डिस्ट्रॉयज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर भी गेमिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे पबजी हो गया, आपस में सोशल रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आजकल के जो इवन 12-13 साल के बच्चे भी हैं, वो मोबाइल फोन्स के साथ ज़्यादा चिपके हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे गेमिंग में ज़्यादा ध्यान है उनका। आप आपस में अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कह लो या बाकी और जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं, और उनका पूरा ध्यान कहीं ना कहीं इस गेमिंग में ही आ चुका है। साथ ही साथ ये ब्लू वेल चैलेंज जैसी चीज़ें आई थी, जिन्होंने इन द एंड लास्ट गेम उसके अंदर सुसाइड की होती है। तो ये सारी चीज़ें या पबजी, इनसे हमें देखने को मिला है कि कुछ वायलेंस के केसेस, कुछ सुसाइड के केसेस बढ़ने को मिले हैं। साथ ही साथ आपकी डेटा प्राइवेसी को भी एक तरह का थ्रेट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ गेमिंग के अंदर कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आप अपने मोबाइल नंबर या समथिंग और अदर कुछ भी शेयर कर रहे हो, उससे चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, कोई बुली कर सकता है आपको, ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी रहती रहती है। एंड लास्टली बेटिंग और गैम्बलिंग के रिगार्डिंग, राइट। तो अभी तक राइटर बात कर रहे हैं कि देखो जैसे अलग अलग स्टेट्स हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी ने अपने लिए ऑनलाइन गेमिंग के को बैन करने के अलग अलग लॉज लेके आए हुए हैं। पर ये जो अलग इन्होंने लॉज लेकर आए ना, काफी सारे बैन्स को इन्होंने हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने स्टेट्स ने क्या किया, एक तरह का लगा दिया ब्लैंकेट बैन कि अब हम हमारे स्टेट में ऑनलाइन गेम्स चलेंगी ही नहीं। तो ये चीज गलत है। हाई कोर्ट्स भी यही बोलते हैं कि आप इस तरह का ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। आप इसको देखो कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। आप मतलब ऐसा मत करो ना कि बिल्कुल ये चीज खराब है या बिल्कुल ही चीज ठीक है। आप बीच में कहीं पे रहो ना, तो वो चीज जरूरी है। आपके आर्टिकल 19 में भी आप देखते हो कि ट्रेड और कमर्स के हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो चीजें हैं, तो हाई कोर्ट्स ने ऐसा माना है कि ये वायलेशन है उस चीज का, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। जो बैन्स हमने इतने बड़े बड़े लगा दिए कि आप आज से काम नहीं कर सकते, आज से ऑनलाइन गेमिंग नहीं चलेगी, तो इस तरह के आर्बिट्रेरी बैन्स नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ देखो जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनको भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है ना। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में काफ़ी इवॉल्विंग फील्ड है, तो डेफिनेटली स्टेट लेजिस्लेचर को भी अपनी कॉम्पिटेंस को उसके रिगार्डिंग देखना पड़ेगा, कैसे इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो राइटर कुछ वे फॉरवर्ड की भी बात करते हैं, जैसे कि पहला है सेंसरिंग का, कि अगर देखो अगर जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी चीज़ में इसमें इन्वॉल्व होना है तो क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स का कंसेंट लिया जा सकता है उस गेमिंग के कॉरस्पॉन्डिंग। हर गेम की बात नहीं हो रही, जो थोड़ी एडिक्टिव गेम है उनकी बात कर रहे हैं, कि उन गेम के कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट्स का कंसेंट लिया जा सकता है। मान लीजिए ओटीपी वेरिफिकेशन हो आधार के कॉरस्पॉन्डिंग, वो इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है कि बच्चों को या फिर बच्चों का क्या, हर यूजर्स को कहीं ना कहीं उनको बताया जाए कि क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या रिस्क हैं अगर आप इस गेम को खेलोगे, उनको समझाया जाए, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, वो हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक तरह की एक गेमिंग अथॉरिटी बनाई जा सकती है जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करे, ठीक है ना। साथ ही साथ गेमिंग कंपनी की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जानी चाहिए, ताकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, देखे कि हमारे वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं। एंड साथ ही साथ एक सेंटर भी अपने तरफ से एक ओवरआर्चिंग एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आए, ताकि किस तरह से मूव करना है। ये जो स्किल और चांस का हम काफ़ी डिबेट में घुसे हुए हैं, इन डिबेट से थोड़ा बाहर आके जैसा ग्लोबली इंडस्ट्री काम कर रही है उस हिसाब से इंडिया अगर वर्क करेगा, तो डेफिनेटली ऑनलाइन गेमिंग के जो पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं हम उनको रीप कर पाएंगे। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव इश्यूज हमें फेस करने को मिल रहे हैं उनसे हम टैकल भी कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का सेकेंड एडिटोरियल। हमारा तीसरा एडिटोरियल है इंडिया ताइवान रिलेशनशिप के ऊपर, एंड इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए राइटर बात कर रहे हैं कि जो ताइवान है उसके साथ इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं वो दो मेजर रीजन की वजह से थोड़े टाइम के अंदर न्यूज़ में आए हैं। देखो पहला आप जानते हो कि अगस्त के अंदर जो नैन्सी पेलोसी जी थी, ठीक है, स्पीकर हैं ये यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उन्होंने एक विजिट किया ताइवान के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड इससे ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। ऐसे सोचने लग गए लोग कि चाइना कहीं इन्वेड तो नहीं कर देगा अब ताइवान के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ सप्लाई चेन की रिगार्डिंग डिसरप्शंस भी इससे कॉज हो सकती हैं। एंड आप सभी जानते हो कि जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर का दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन वहां पर आ जाती है तो सप्लाई चेन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज फेस हो सकते हैं, ठीक है, और जो कि हमारी डिजिटल डिवाइसेज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही सितंबर 2022 के अंदर ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, किसके बीच में, जो हमारी गुजरात की गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड साथ ही साथ वो वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर, इनके बीच में एक तरह का एमओयू साइन हुआ।
और ये जो फॉक्सकॉन है ये ताइवान बेस्ड कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक है। अब देखो, इन दो रीजंस की वजह से इंडिया और ताइवान का रिलेशनशिप बार बार न्यूज में आ रहा है, राइट। पर यहाँ पे राइटर ये बात करते हैं कि इंडिया और ताइवान का रिलेशनशिप हमेशा से सबड्यूड रहा है, यानी कि जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी उतना एक्सपेक्टेशन ये उसको मीट नहीं कर पाए या वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया को जो ताइवान के साथ रिलेशनशिप है थोड़ा और बेहतर करना चाहिए। एक तरह से आप देख रहे हो कि चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो उस चाइनीज एग्रेशन को टैकल करने के लिए अगर इंडिया ताइवान के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे तो ये चीजें भी हम इंश्योर कर सकते हैं। थोड़ा बात करें कि इंडिया ताइवान का रिलेशनशिप कैसे वर्क कर रहा है, तो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट। देखो, स्ट्रेटेजिक में आप देख सकते हो कि इंडिया का वैसे कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई नहीं है ताइवान के साथ, ठीक है ना। आप जानते हो कि जो वन चाइना पॉलिसी है उसके साथ कहीं ना कहीं हम लिंक्ड हैं, राइट। और उस वजह से हम चाइना के साथ अभी कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं मेंटेन कर रहे। और आप देख भी रहे हो, यूएन में जो अलग अलग स्टेट्स हैं 193, उनमें से 179 कंट्रीज ने ताइवान के साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं मेंटेन करे हुए। जो इंडिया ताइवान रिलेशनशिप्स है वो दरअसल में जो ताइवान के प्रेसिडेंट थे उनके जो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी थी उसके हिसाब से हम आपस में एंगेजमेंट कर रहे हैं। ताइवान कोशिश कर रहा है कि जो अलग अलग कंट्रीज हो गया जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज, इनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप को और मजबूत किया जा पाए। इंडिया को भी क्या इस टाइम पे इंडिया भी क्या देख सकता है, देखो इंडिया और चाइना के साथ आप देख रहे हो बॉर्डर डिस्प्यूट काफी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, चाहे वो डोकलाम की बात कर लो चाहे वो गलवान वैल्यू की बात कर लो। तो इंडिया भी ये जो एंगेजमेंट है हमारी ताइवान के साथ इसमें हम कुछ चेंजेस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को कुछ ना कुछ आई मीन दोनों कंट्रीज मतलब कि इंडिया और ताइवान को कुछ ना कुछ प्रेशराइज कर रहा है। साथ में साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो देखो, ऑल तो हमने और ताइवान ने पिछले कुछ सालों में अपने ट्रेड को इंक्रूव किया है। जैसे कि 2006 में सिर्फ $2 बिलियन का ट्रेड था, अब 2020 में वो बन चुका है $5.7 बिलियन। हम एफटीए की भी बात कर रहे हैं कि आपस में एक एफटीए साइन करने, पर क्या जो हमारा पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज के बीच में क्या ये उसके आसपास भी है? द आंसर इज क्लियरली नो, राइट। पर ओवरऑल हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला ही है। अगर देखो जैसे बात करें इंडिया एक्सपोर्ट टू ताइवान तो 0.65% है सिर्फ ओवरऑल ट्रेड का, जो कि नंबर बहुत कम है, ठीक है ना। और इम्पोर्ट की बात करें तो 1% है टोटल ट्रेड का। तो नंबर एज इन कि ये नंबर अगर एक बार एफटीए हम साइन कर लेंगे ना तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ हम $5 बिलियन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं ना, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है। हम थोड़ा काम भी कर रहे हैं, जैसे कि हमने बीआईए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ताकि एक दूसरी कंट्रीज की कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट है वो आसानी से फ्लो हो पाए। साथ में ही DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ताकि जो कंपनीज दोनों जगह काम कर रही हैं उनको कोई ज़्यादा इश्यूज ना फेस हो। साथ में ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसने फार्मोसा बॉन्ड भी लेके आई है, ठीक है ना। उसने इनको इश्यूज भी किए हैं जिससे कॉरस्पॉन्डिंग $300 मिलियन के कॉरस्पॉन्डिंग वो रेस किए गए हैं, ठीक है। और जो अभी गुजरात के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो सेमीकंडक्टर का बात हुई ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके साथ ही नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज कल्चरल एस्पेक्ट में। देखो कल्चरल एस्पेक्ट में कैसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ ताइवान काफी ज्यादा, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेट कर रहा है ताकि पीपल टू पीपल टाइज यहाँ पे बढ़ पाए, आपस में एक तरह से कनेक्ट बढ़ पाए, टी कल्चर को एज अ सॉफ्ट पावर की तरह प्रमोट किया जा पाए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। ताइवान ने साथ ही साथ ताइवान स्कॉलरशिप हो गया, इस तरह की अलग अलग चीजें भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कर रहा है ताकि वो ताइवान में आए और वहां पे आके पढ़ पाए। साथ में ही ताइवान फिल्म फेस्टिवल भी इंडिया ने के द्वारा होस्ट किया गया था ताकि इंडिया में ताइवान कल्चर को दिखाया जा पाए। टूरिस्ट भी देखो इंडिया से नियरली 40,000 लोग हर साल वहां जाते हैं, ऑल दो ताइवान से इंडिया काफी कम आते हैं। तो ये भी एक इशू यहाँ पे हमें देखने को मिला है। दरअसल में एक्चुअली एक रीजन इसके पीछे का ये भी है कि हमारे इंडियन ओवरसीज टूरिज्म ऑफिस नहीं है कोई ताइपे में, तो इंडिया एक ऑफिस वहां पे सेटअप कर सकता है, ठीक है। अभी करंटली वो टोक्यो के द्वारा जैसे करे जाते हैं, तो वो चीजें भी इंडिया वहां पे काम कर सकता है ताकि इस प्रोग्रेस को हम और इम्प्रूव कर पाए। पर ये तो होगा तो कि क्या स्टेटस है, पर कुछ हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला टारगेट तो पहला जो चैलेंज है वो चाइना की तरफ से ही आ रहा है। देखो इंडिया ने भी देखो अलग अलग जगह पे ताइवान को कोई ज्यादा सपोर्ट तो किया नहीं, एज एन की जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो WHO के लिए उनका ऑब्जर्वर स्टेटस की बिड थी, वहां पर भी इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना के साथ पॉलिसीज को मेंटेन करना चाहता है जो वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिया साइलेंट भी रहा है। हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया कहीं ज्यादा कि हम इसके किस तरह से मूव करना चाह रहे हैं। तो ताइवान के साथ उस वजह से भी थोड़े रिलेशन हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमने रिकॉग्निशन भी नहीं दिया है अभी तक रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को।
ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो अलग अलग हमारे जो एग्रीमेंट्स है, अलग अलग एक्सचेंज है, हम उनका इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। साथ में ही एक कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म के अंदर क्या रिलेशनशिप देख रहे हैं। काफी केस टू केस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर जो इन्वेस्टमेंट की बात हो, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात हो, तो वहां पर हो क्या रहा है, कुछ तरह के बीच में करप्शन आ जाती है, कुछ तरह के कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, या लैंग्वेज के बेसिस पे आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं इंडिया ताइवान ताइवान रिलेशनशिप में कुछ चैलेंज लेकर आ रहे हैं। देखो, तो ये तो हो गए चैलेंजेस, पर हम जो राइटर हैं वो कुछ सॉल्यूशंस भी बात करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हमें उनके साथ कॉपरेशन बढ़ानी है तो बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर एक था, उसी तरह से कल्चर हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर आपस में एक दूसरे की असिस्टेंस कर सकते हैं। देखो, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी उनकी हमने देखी, जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उन कंट्रीज के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करने की जरूरत कर रहे हैं। इंडिया भी क्या कर सकता है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, डेफिनेटली वहां से आज अगर हम ताइवान को लिंक करें तो दोनों कंट्री के बीच में कॉपरेशन काफी बढ़ सकता है। इसके साथ ही देखो, कई बार होता है कि ना, कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अब इंडिया के केस में हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे ताइवान के साथ, पर हम पार्टी टू पार्टी तो कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, देखिए, जैसे इंडिया में कौन सी रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह से जो ताइवान की रूलिंग पार्टी है, अगर ये जो पार्टीज हैं आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन करें तो वो भी तो पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल। और यही सेम चीज दरअसल में ना हमने यहाँ पे देखने को मिली है बिटवीन जापान की जो रूलिंग पार्टी है और जो ताइवान की रूलिंग पार्टी है। इससे फायदा क्या हुआ, हमारी कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुई, बट जो रूलिंग पार्टी यहाँ की है और जो रूलिंग पार्टी वहां की है, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, एंगेजमेंट कर लिया। तो आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेशन इसके थ्रू भी बढ़ाई जा सकती है। साथ में ही देखो, हम क्वाड की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो इंडिया भी देखो इस तरह से रूल बेस्ड ऑर्डर चाहता है इस पर्टिकुलर एरिया में, ताइवान भी सिमिलर इंटरेस्ट ही रखता है। तो दोनों अगर इस जगह पे कोऑर्डिनेट करें तो यहाँ पर इस चीज को हम इंश्योर करने में इस चीज को इंश्योर किया जा सकता है। उसके साथ ही देखो, ताइवान के द्वारा ऐसा रिक्वेस्ट करी गई है कि हमें एक इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोलने को मिल जाए इन मुंबई। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको देखो अप्रूव नहीं किया है, तो राइटर ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको कर दें तो डेफिनेटली ताइवान की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो काफी तेजी से इंडिया में आ सकती हैं। उसी तरह से कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कंट्रीज अपने अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को भेजती रहती हैं ताइवान के कॉरस्पॉन्डिंग। इंडिया भी भेजता है, पर कंसिस्टेंटली नहीं भेजता, किसी साल भेज दिया, कभी नहीं भेजा, कभी रह गया, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जो हमारा इंडिया ताइवान फ्रेंडशिप फोरम है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम, वो काफी लंबे समय से इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो एक तो पहले इसको अगर हम एक्टिव करें, साथ ही साथ ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजने का है, इसको हम रेगुलरली भेजें, तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के बीच में हमें रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। एफटीए की बात दिसंबर 2021 से चल रही है, इसको थोड़ा अगर हम जल्दी कंक्लूड करें, इसको जल्दी हम फाइनलाइज करें, तो जो $5 बिलियन का हमारे बीच में ट्रेड है, इसको हम काफी सब्सटेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में ही देखो, इंडिया को इंश्योर करना होगा कि इंडिया चाइना के साथ कैसे डील कर रहा है। देखो, चाइना ने भी बहुत बार इंडिया की बात नहीं मानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि जैसे जो सीपैक कॉरिडोर है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इंडिया के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से होकर जा रहा है। इंडिया की सॉवरेनिटी की का ध्यान नहीं रख रहा चाइना, ठीक है, अलग अलग, कभी गलवान वैली में, कभी जो हमने और डोकलाम के आसपास के डिस्प्यूट्स देखे, तो कहीं ना कहीं चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड दिखा रहा है, इंडिया की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या बॉर्डर इश्यूज आ रहे हैं इंडिया के साथ। तो इंडिया को भी मेक श्योर करना चाहिए कि हम वन चाइना पॉलिसी तभी थोड़ा मानेंगे जब चाइना एक तरह से वन इंडिया पॉलिसी को मानेगा। लास्टली, जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7 है, उन्होंने एक तरह से जो बैक किया हुआ है कि ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला जाए अलग अलग बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग, इंडिया भी इसको सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के बीच में ये चीज बढ़ सकती है, ठीक है। राइटर यहाँ ये भी बात कर रहे हैं कि देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर वेस्ट ने बहुत सारा प्रेशर डाला इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग कि इंडिया रशिया से तेल ना मंगाए, इंडिया रशिया से अपने जो रिलेशनशिप है उनको कट कर दे, बट इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई है। अगर इसी तरह से हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ताइवान के साथ भी हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। हमें बाकियों के जो प्रेशर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें नहीं डरना चाहिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग, एंड जो हमारा जो पोटेंशियल है इंडिया ताइवान रिलेशनशिप का, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। आप भी इसी तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।